हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो चलिए हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने सेट नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया था। सेट 17 तक इसके पूर्व चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख लें, उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिएगा। इसी तरह सेट आगे लाया जाएगा। तो चलिए सेट नंबर आज जो होने वाला है वो है सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 अगर कोई भी टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बतलाइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है फर्स्ट हमारा आज ये जो होने वाला है वो है टेस्ट 18, और टेस्ट 18 का फर्स्ट क्वेश्चन है वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में है। वायकोम सत्याग्रह यह त्रावणकोर के वायकोम नामक जगह पे हुआ था। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया है वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। तो बिल्कुल सही है, यह त्रावणकोर में गांधीवादी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाला पहला आंदोलन था। यह वर्ष 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था। तो यह भी बिल्कुल सही है। इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, एम.के. गांधी, पेरियार एवं रामास्वामी आदि। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। अर्थात हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बात किया जाए वायकोम सत्याग्रह का, तो वायकोम सत्याग्रह अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था जो एझवा जनजाति से संबंधित था। एझवा जनजाति। बात किया जाए टी.के. माधवन का, तो ये भी एझवा जनजाति से संबंधित है। एझवा जनजाति से संबंधित है। एझवा जनजाति के विरुद्ध अस्पृश्यता जो लाया गया था उसे समाप्त करने के लिए वायकोम सत्याग्रह हुआ 1924-25 में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया था 2006 में। सन 2006 में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात किया जाए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है। बात किया जाए हेपेटाइटिस का, तो हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। यह एक वायरस यानी कि वायरल डिजीज है। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल डिजीज है जो इफेक्ट करता है यकृत को इफेक्ट करता है। अगर बात किया जाए यकृत से और कौन सा रोग होता है यकृत जिसमें प्रभावित होता है, तो वो है पीलिया। एक और नाम याद रखिएगा, पीलिया, जिसे हम आम भाषा में जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस, इससे भी प्रभावित अंग जो होता है वो होता है यकृत, लीवर। ठीक है। यकृत से और क्वेश्चन पूछा जाता है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पित्त रस का निर्माण यकृत में ही होता है। यकृत का बात किया जाए तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है यकृत। ठीक है। अगर बात किया जाए फेफड़ा का, तो फेफड़ा से संबंधित बीमारी हो जाएगा टीबी और न्यूमोनिया। ये सभी फेफड़ा को प्रभावित करता है, टीबी और न्यूमोनिया। वही बात किया जाए तंत्रिका तंत्र का, तो तंत्रिका तंत्र से प्रभावित बीमारी हो जाएगा पोलियो में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो डिजीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। सिरोसिस बीमारी से किडनी प्रभावित होता है, सिरोसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह कौन सा है। तो ये है टी-सैट फर्स्ट ए। ऑप्शन हो जाएगा डी। टी-सैट फर्स्ट ए है पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो गॉड पार्टिकल के खोज किए थे पीटर हिग्स। हिग्स बोसॉन इन्हीं के नाम पर है। हिग्स बोसॉन खोज की खोज पीटर हिग्स ने ही की थी, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। गॉड पार्टिकल की खोज पीटर हिग्स के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ADB, एशियाई विकास बैंक। ADB का मुख्यालय किस देश में है। तो ADB का मुख्यालय है फिलीपींस में। फिलीपींस में है ADB का मुख्यालय। बात किया जाए ADB का, तो ADB का मुख्यालय है फिलीपींस और ये है मनीला में, मनीला फिलीपींस। अगर बात किया जाए ADB का, तो ADB की स्थापना होती है 1966 में। ADB का मुख्यालय जो होता है वह है फिलीपींस, स्थापना होता है 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वाला जो चावल अनुसंधान संस्थान है वो भी फिलीपींस में ही स्थित है। बात किया जाए इंडोनेशिया का, तो एशियान का मुख्यालय इंडोनेशिया है। एशियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। एशियान, जिसका स्थापना 1967 में होता है। 1967 में एशियान का मुख्यालय है, जिसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। 1967 में एशियान का मुख्यालय स्थापना होता है। वही बात किया जाए सार्क,
एक याद रखिएगा सार्क। सार्क का स्थापना 1985 में होता है, 1985 में, और इसका मुख्यालय है काठमांडू। सार्क साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉरपोरेशन और एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बात किया जाए, यहाँ पूछा गया था एशियाई विकास बैंक का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय हो जाएगा फिलीपींस मनीला में, स्थापना हुआ है 1966 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय वास्तुकला में। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ होता है किसके द्वारा? तो कुषाण काल में। बात किया जाए सुर्खी का, तो सुर्खी का प्रारंभ होता है कुषाण काल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। कुषाण का बात किया जाए तो कुषाण के संस्थापक थे कुजुल कड़फेसियस। कुजुल कड़फेसियस कुषाण वंश के संस्थापक थे। और बात किया जाए कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा, तो नाम सुने होंगे आप कनिष्क का। कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित है और ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें वास्तुकला का प्रारंभ वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किया गया था कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराण। बात किया जाए पुराण का, तो पुराण की संख्या है 18। ठीक है। अगर बात किया जाए वेद का, तो वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। वेद 4, वेदांग 6, पुराण है 18। ठीक है। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो ये था अल-बरूनी। बात किया जाए अल-बरूनी का, तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनी के समय में भारत आया था। मोहम्मद गजनी के समय में भारत आया अल-बरूनी। अल-बरूनी के साथ मोहम्मद गजनी, जो मोहम्मद गजनी था, मोहम्मद गजनी के समय में अल-बरूनी आते हैं और उन्होंने पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान बनते हैं। वही बात किया जाए मोहम्मद गजनी के दरबार में आने वाले अन्य व्यक्ति, तो वो थे फारूकी, उतबी, अल-बरूनी और फिरदौसी। ठीक है, याद रखना है फारूकी, उतबी, फिरदौसी और अल-बरूनी, ये सभी मोहम्मद गजनी के दरबार में आते हैं। वही बात किया जाए दारा शिकोह को, तो दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी गई थी। वही अबुल फजल जो हैं अकबरनामा लिखते हैं, अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो जेल की दीवार पे महाकाव्य कमला लिखते हैं? तो ये है बी.डी. सावरकर। बात किया जाए बी.डी. सावरकर का, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखा गया है कमला, और वो भी जेल पर। इन्होंने 2 संगठन स्थापित किया था। एक नाम याद रखना है मित्र मेला। मित्र मेला ही जाकर बाद में अभिनव भारत बनता है, अर्थात मित्र मेला और अभिनव भारत के संस्थापक हैं वो हैं बी.डी. सावरकर। इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। वही बात किया जाए बाल गंगाधर तिलक का, तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिका निकाला था। एक मराठा जो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो मराठा भाषा में थी। इनके द्वारा लिखा गया बुक है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। इन्होंने ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। 1893 में ईस्वी में इनके द्वारा शिवाजी महोत्सव और 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया जाता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तिलक पत्रकारिता को लेकर जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति बनते हैं। तिलक ने होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना पुणे में की थी, पुणे में, जिसके अध्यक्ष बने थे जोसेफ बैप्टिस्टा। वही बात किया जाए अगर भगत सिंह का, तो भगत सिंह 1926 में नौजवान भारत सभा के संस्थापक हैं भगत सिंह। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले थे भगत सिंह और बट्टुकेश्वर दत्त। इन्हें 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी जाती है, और फांसी की सज़ा सुनाई जाती है वो है 14 फरवरी 1931, और वो सज़ा सुनाने वाले जो जज रहते हैं वो हैं जी.सी. हिल्टन। ये भी नाम याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य यह है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। एक याद रखना है हल्द्वानी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। हल्द्वानी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य भी उत्तराखंड में है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांश से 35-40 डिग्री अक्षांश से 60-65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है पछुआ पवन। ऑप्शन हो जाएगा सी, पछुआ पवन। नेक्स्ट है विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया? संगमरमर का गुंबद किस में देखा गया था? वो था एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा। ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, किस जनजाति से ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ा है? कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ा है? तो ये था उरांव जनजाति। ऑप्शन हो जाएगा ए, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति से संबंधित है ताना भगत आंदोलन। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, कौन सा? तो यह है क्यूरोसियो। क्यूरोसियो जो है यह है एक प्रकार का गर्म महासागरीय धारा है। क्यूरोसियो गर्म महासागर है। वही बात किया जाए कैलिफोर्निया ठंडी है, ओएसयू और केनारी ये सभी ठंडी महासागरीय धारा हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी, क्यूरोसियो गर्म है। किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया? किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया था? तो वो था रूसो। ऑप्शन हो जाएगा डी, रूसो का। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना। ऑप्शन हो जाएगा सी, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है? कौन सा कथन असत्य है? इटली के एकीकरण का सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। बिल्कुल सही है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा जो था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा गया। यंग इटली की स्थापना 1831 में काउंट काबूर के द्वारा किया गया। यंग इटली की स्थापना 1831 में काउंट काबूर नहीं, यंग इटली के संस्थापक हैं वो है मेजनी। यंग इटली के संस्थापक हैं मेजनी। इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन को कहा जाता है। ये भी सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सही नहीं है। ऑप्शन सी सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 125 में। अनुच्छेद 125 में। ऑप्शन हो जाएगा बी, बी हो जाएगा अनुच्छेद 125। नेक्स्ट देखते हैं, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने विकसित किया गया है? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रस्तावना से, संवैधानिक उपचार से, नीति निर्देशक तत्व से। तो हो जाएगा सभी से, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त से सभी से संबंधित है आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। बेसिक प्रिंसिपल थ्योरी प्रस्तावना से संबंधित है, संवैधानिक उपचार से और नीति निर्देशक तत्व से। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन ग्रीन हंट नक्सलवाद का मुकाबला करने से संबंधित है। ऑप्शन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑपरेशन ग्रीन हंट का संबंध है नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए। नेक्स्ट है, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये हो जाएगा सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। सही शब्दों को विचार अनुसार क्रम दीजिए। प्रस्तावना में बतलाना है कौन सा वर्ड का किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक। उसके बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अर्थात ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 4, 2। सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, 1 को 2 से सुमेलित करना है। मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। वही संसद की संसदीय शासन प्रणाली ये लिया गया है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। तो हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मूल अधिकार अमेरिका से, संसदीय की शासन प्रणाली ब्रिटेन से, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिया गया है आयरलैंड से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को होता है और इसका राजधानी अभी तक नहीं बदला गया है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। बात किया जाए मौलिक अधिकार का तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 से 35 तक मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है। इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है, वो भी आर्टिकल 300 के क में। ऑप्शन हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
सही नहीं है। यह संसद का एक संगठक भाग है। तो राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है। बात किया जाए संसद का, तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। 2 क्वेश्चन सुनिएगा, संसद के 3 अंग होते हैं। बात किया जाए संसद का अंग का, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। वही संसद के 2 सदन होते हैं। अगर बात किया जाए संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा होती है। वही संसद के कितने होते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। तो वह संसद का एक संगठक भाग है, बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वह दोनों सदन में चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी सही नहीं है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो ये भी सही है। 86 के अंतर्गत संबोधन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 86 में संबोधन का वर्णन किया गया है। वर्ष का प्रथम सदन जो होगा वो राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाएगा। वह किन्हीं परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात कही गई है 123 में। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, यह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सही युग्म बतलाना है। कौन सा युग्म सही नहीं है? असम में लोकसभा में सीट है 14, पंजाब में है 13, पश्चिम बंगाल में 42, आंध्र प्रदेश में 42, ये सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश में 42 सही नहीं है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य धारण करते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? हरे पौधे, अपघटक, नीलहरित शैवाल, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो सही उत्तर हो जाएगा अपघटक। डिकम्पोजर होते हैं वो स्वपोषी घटक नहीं होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, क्षार धातुओं में। क्षार धातुओं में क्या होता है? तो अपने अनुकूल आवर्त में सबसे छोटा आकार है, बिल्कुल सही है। कम आयनन ऊर्जा होता है। क्षार धातुओं में आयनन एनर्जी यानी कि आयोनाइज करने का जो पावर होता है वो कम होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी विद्युत पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, मान लिया जाए कि ये पृष्ठ है और कुछ h प्रकाश पड़ रहा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा। इससे इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा मतलब निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इमिशन जो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर वहाँ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की प्रक्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश के पड़ने से विद्युत प्रकाश पड़ने से उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश पड़ने से धातु पृष्ठ पर जब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो वो कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा एक कोशिकीय जीव है? एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो ये हो जाएगा जीवाणु। यह एक कोशिकीय जीव आता है। नेक्स्ट है, जीन की खोज किसने किया? जीन की खोज जोहानसन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी। जूल वर्क और एनर्जी का यूनिट होता है जूल। जेम्स जूल के सम्मान में एनर्जी का यूनिट जो रखा गया था वो था जूल। जोहानसन के द्वारा जीन की खोज की गई। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? बात किया गया है रतौंधी का, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आँख का रोग जैसे रतौंधी, ग्लूकोमा, ट्रैकोमा, ये सभी विटामिन ए की कमी से होता है। बात किया जाए विटामिन सी का, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। वही बात किया जाए विटामिन बी के कारण, तो बी कॉम्प्लेक्स के कारण अन्य सभी रोग होते हैं। नेक्स्ट है, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में चेंज करेगा? वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को किस में चेंज करता है? तो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है वाष्प इंजन। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो अमीटर का। अमीटर का यूज विद्युत धारा के मापने में किया जाता है। अमीटर या ग्लैव्नोमीटर, अमीटर के साथ साथ ग्लैव्नोमीटर भी यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने में। ग्लैव्नोमीटर के द्वारा कम यूनिट में धारा अर्थात कम मात्रा में धारा को मापने के लिए ग्लैव्नोमीटर का यूज किया जाता है। अमीटर का भी यूज विद्युत धारा के मापने में किया जाता है। बात किया जाए किलोग्राम का, तो किलोग्राम से वजन मापते हैं, सेंटीमीटर से लंबाई मापते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध, यानी कि जो अमीटर 100% एफिशिएंट होगा
उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। एक अमीटर को एक अच्छा अमीटर होने के लिए उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो आंतरिक प्रतिरोध जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह कौन सा है? वह है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एक सहसंयोजी यौगिक है। ऑप्शन हो जाएगा बी CCl4। आग से लगी विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए CCl4 का यूज किया जाता है। याद रखना है, विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन पर न चिपकने वाली परत होती है किसका? तो ये होता है टेफ्लॉन का। ऑप्शन हो जाएगा ए टेफ्लॉन का। नेक्स्ट है मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है किसका? तो ये हो जाएगा प्रकार्यवाद को। ऑप्शन हो जाएगा ए। मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है किसे? मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है प्रासरण को। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रासरण मतलब रेंज को, प्रासरण को बोला जाता है मानक विचलन का वर्ग। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओणम। ओणम केरल में फसल की कटाई पर मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? कर्नाटक से संबंधित नहीं है कौन सा? तो ये हो जाएगा रौफ। रौफ नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। रौफ का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, कर्नाटक से नहीं। पद्मश्री भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? भूरीबाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है चित्रकारी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सी चुंबकीय डिस्क है? कौन सा? यह एक चुंबकीय डिस्क है, तो ये हो जाएगा विंचेस्टर। विंचेस्टर एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण है? कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा ICL 2900। ICL 2900 यह एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। जीमेल में क्या नया ईमेल संदेश बनाने के लिए किस विकल्प को दबाया जा सकता है? जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए क्या दबाया जा सकता है? तो ये कंपोज आता है। जब आप ईमेल यूज कीजिएगा तो ईमेल में ईमेल भेजने के लिए आता है कंपोज। मैसेज अगर लिखना होगा तो आएगा कंपोज। ऑप्शन हो जाएगा डी। वही क्वेश्चन पूछा गया था, जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए किस विकल्प को दबाया जा सकता है? तो कंपोज को। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है कौन सा? बात किया जाए गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक है। वही बात किया जाए गाइड का, तो गाइड लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा। गाइड मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। मुंशी प्रेमचंद का बुक नहीं है। गाइड जो है मुल्कराज आनंद का बुक है। वही बात किया जाए मुंशी प्रेमचंद का, तो मुंशी प्रेमचंद के किताब हैं गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, ये सभी प्रेमचंद के बुक हैं। नेक्स्ट है कौन सा शाहजहां द्वारा बनाया नहीं गया है? शाहजहां द्वारा बनाया नहीं गया है। शाहजहां के समय को वास्तुकला का चरमोत्कर्ष पे था। शाहजहां के समय में वास्तुकला चरमोत्कर्ष पे था। शालीमार गार्डन, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सभी शाहजहां द्वारा बनाया जाता है। बुलंद दरवाज़ा जो है, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया जाता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है किसे लेडी विथ द लैंप की उपाधि दी गई है? लेडी विथ द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैंप की संज्ञा दी गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। अगर बात किया जाए एनी बेसेंट का, तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आते हैं। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेते हैं और 16 में होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। वही 17 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। बात किया जाए सरोजनी नायडू का, तो सरोजनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है सरोजनी नायडू। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैंप कहा गया है। नेक्स्ट है कौन सी जायद ऋतु की फसल है? कौन सी जायद ऋतु की फसल है? तो ये हो जाएगा जायद ऋतु की फसल, ये हो जाएगा कद्दू। ऑप्शन हो जाएगा बी। कद्दू जो है जायद ऋतु की फसल है, बी। कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है? सबसे अधिक देश से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा डेन्यूब। डेन्यूब है यूरोप में बहती है और लगभग 10 देशों से
क्रॉस करता है। डेन्यूब नदी यूरोप के लगभग 10 देशों से पार कर होता है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ये सभी देशों से होकर बहती है। बात किया जाए गंगा का, तो गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र जो है भारत में 916 किलोमीटर में बहती है, वही इसका लंबाई का देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 है। इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात किया गया है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही बात किया जाए भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस दिन मनाने का उद्देश्य है सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। याद रखना है, सीवी रमन के द्वारा रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी को की गई थी, इसलिए भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वही एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थ डेट होता है 15 अक्टूबर को, और 15 अक्टूबर को भारत में विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में मनाया जाता है भारत में। वही स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात किया जाए सलीम अली का, तो सलीम अली प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक थे, सलीम अली। अल्बर्ट आइंस्टीन से याद रखना है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम कहाँ है, तो ये हो जाएगा हरियाणा में। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है, ऑप्शन हो जाएगा ए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन हो जाएगा बी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है, तो यह है सीसा और कार्बन का मात्रा, ऑप्शन हो जाएगा ए, सीसा और कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है, ऑप्शन है कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, CO2, तो इनमें सभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस ग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई थी। ओजोन छिद्र की उपस्थिति किस उपग्रह द्वारा दर्ज किया गया, तो ये है निम्बस 7 के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस धातु को उत्प्रेरक समपरिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। उत्प्रेरक समपरिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है पैलेडियम को, ऑप्शन हो जाएगा ए। पैलेडियम को यूज किया जाता है कैटालिटिक कन्वर्टर के रूप में। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर मतलब शहद उत्पादन, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म का उत्पादन, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर में लाख का कीड़ा का नहीं बल्कि पीसीकल्चर में मत्स्य यानी कि फिशरीज का प्रोडक्शन किया जाता है। फिशरीज का पीसीकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर में फूल या बागवानी का उत्पादन है। हॉर्टिकल्चर में फूल या बागवानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। नेक्स्ट है उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथों के कार्यों को नियंत्रित करता है वो कहलाता है मास्टर ग्लैंड, जिसे पिट्यूटरी या पीयूष ग्लैंड कहते हैं। पीयूष ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो सभी को कंट्रोल करता है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को, इसलिए इसे मास्टर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। अब बात किया जाए अग्नाशय को, तो अग्नाशय यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के जैसा कार्य करता है अग्नाशय, इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड अधिभृत ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड, इसे 3F या 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को 3F या 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधे के आर्द्र पतन रोग किससे संबंधित है। पौधे के आर्द्र पतन रोग किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा पिथियम डेबेरियनेस से, ऑप्शन हो जाएगा ए। मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्टिन ये सभी पाचक एंजाइम है। वही गैस्ट्रिन की बात किया जाए तो गैस्ट्रिक यह एक पाचक एंजाइम नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है। सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। सर्वाधिक ऋणात्मक हो जाएगा फ्लोरीन। कौन सा एक त्रिक्षारक अम्ल है, यानी कि हाइड्रोजन 3 होंगे, तो बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फास्फोरिक अम्ल H3PO4
और नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा H3PO4, यानी कि त्रिक्षारकीय अम्ल है, यानी कि क्षार 3 बनाएगा तो H3 हाइड्रोजन 3 होंगे, त्रिक्षारकीय अम्ल बनाएगा, ये हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? अपवर्तनांक बात किया है, अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही अपवर्तनांक कहा जाता है। इसमें बात किया गया है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है वो होता है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, वही बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये भी याद रखिएगा, प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, इसके कारण बैगनी रंग बहुत दूर तक नहीं दिखाई देता है। वही तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, और जिसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा तो अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी, बैगनी रंग का। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी महत्तम ऊंचाई पर क्या होगा? कुछ इस प्रकार से, अगर इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इस पॉइंट पे क्या होगा? इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, बिल्कुल गलत है। स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो mgh के बराबर होगा। संवेग अधिकतम होगा, यानी कि P = मास इंटू वेलोसिटी, अधिकतम नहीं मिनिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जाकर 0 हो जाएगा। गतिज ऊर्जा शून्य होती है, इसका गतिज ऊर्जा शून्य होती है, बिल्कुल सही है, ½ mv², और v 0 होने के कारण इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम नहीं होगा, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल कोटदीजी। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता को निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो कोटदीजी किसके समीप है? तो ये है मोहनजोदड़ो के नज़दीक, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये देखा जाता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में लोहा, यह उत्तर ऋग्वैदिक काल में प्रारंभ किया गया था। लोहा का खोज ऋग्वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल से माना जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यजुर्वेद में इसका प्रमाण मिलता है, साहित्यिक प्रमाण लोहा का यजुर्वेद में देखने को मिलता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? भास्कर कहाँ का राजा था? तो यह असम का वर्मन राजवंश से संबंधित था भास्कर। असम का वर्मन राज से संबंधित था भास्कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतियों के सामंत थे, तो बिल्कुल सही है। हरिहर एवं बुक्का वारंगल के काकतियों राजाओं के सामंत थे। नेक्स्ट है, इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन करने के लिए भेजा था, ये भी सही है। इस्लाम स्वीकारने के बाद हरिहर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा गया था। हरिहर और बुक्का के गुरु थे विद्याधन थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, अर्थात इसमें से सभी सही है। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं सही बिल्कुल है। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था 1336 ईस्वी में। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की जाती है, अर्थात इनमें से सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ऑप्शन हो जाएगा सी। ख्वाजा उस्मान हारूनी के, मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12 में किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया था? बात किया जाए बहादुर शाह प्रथम का, बहादुर शाह प्रथम ने किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया था? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन हो जाएगा सी, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हैदराबाद राज्य से आरकोट के निजामत का उदय हुआ। हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, ये बिल्कुल सही है, विजयनगर से ही मैसूर का उदय हुआ था। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था। क्वेश्चन पूछा क्या, सही उत्तर चुनना है, तो ये सही है, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित है? राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग
की स्थापना लाहौर में, भारत धर्म मंडल ये दिल्ली में, सनातन धर्म दक्षिण सभा कलकत्ता में। तो ये सही हो जाएगा, सनातन धर्म दक्षिण सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन हो जाएगा सी, सनातन धर्म दक्षिणी सभा की स्थापना कलकत्ता में। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था हिंदू पैट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियाट। बात किया जाए यंग इंडिया का, तो यंग इंडिया के संपादक हैं महात्मा गांधी, वही न्यू इंडिया के संपादक हैं एनी बेसेंट। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं, यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी, न्यू इंडिया के संपादक एनी बेसेंट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रथम समाचार पत्र जो था वो था हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, RNT। बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही आनंदमठ रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गीतांजलि बुक लिखा था तथा जनगण मन भी लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। ऑप्शन हो जाएगा डी, अपना 30 मई 1919 को अपना अलंकरण लौटाए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकृत किया गया, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, बंतु सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका। तो ये हो जाएगा मसाई पूर्वी बंतु सहारा में नहीं पाया जाता है बंतु। ऑप्शन हो जाएगा बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिन्नुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? USA में चिन्नुक हवाओं का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? तो जाड़े का तापमान बढ़ जाता है और वहाँ जो बर्फ़ रहता है वो पिघल जाता है चिन्नुक के कारण। यह एक गर्म हवा है जो USA में चलता है, अर्थात यहाँ पे जाड़े का तापमान बढ़ जाता है चिन्नुक हवाओं के कारण। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इटली, सिसिली, सिर्डिनिया और कोर्सिको से घिरे सागर को क्या नाम दिया गया है? इटली, सिसिली, सिर्डिनिया एवं कोर्सिको से घिरे सागर को क्या कहा गया है? तो टेरहेनियन सागर। ऑप्शन हो जाएगा डी, टेरहेनियन सागर। नेक्स्ट है, टेरहेनियन सागर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सा अवस्था सबसे सुसंगत है? तो बर्फ छत्रकों और हिमसितित जल की उपस्थिति का होना। बर्फ छत्रकों का और हिमसितित जल की उपस्थिति मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे सुसंगत माना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 किससे होकर गुजरता है? NH-48 किससे होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है? केरल में कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है? तो ये है केरल के नदी के तटों पर मोनोजाइट खनिज मिलता है। मोनोजाइट जो थोरियम का अयस्क है, मोनोजाइट, थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है और केरल में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? बराक घाटी की सबसे महत्वपूर्ण फसल हो जाएगा, ये हो जाएगा पटसन। ऑप्शन हो जाएगा ए। पटसन जो है बराक घाटी का महत्वपूर्ण फसल है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सा एक कृत्रिम झील है? कौन सा एक कृत्रिम झील है? तो ये हो जाएगा कोडाईकनाल तमिलनाडु का। कोडाईकनाल तमिलनाडु का यह एक कृत्रिम झील है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में। रेणुका झील जो है वो सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, सबसे छोटा आर्द्रभूमि है हिमाचल प्रदेश का रेणुका झील। नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संदर्भ में हल्बी, हो और कुई पद किसके संबंधित है? हल्बी, हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो यह एक जनजातीय भाषा है। हल्बी, हो और कुई यह सभी जनजातीय भाषाएं हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। डियागो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, VKRV राव। VKRV राव ने 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपया अनुमान लगाया था? राष्ट्रीय आय कितना रुपया अनुमान लगाया था? तो 62 रुपया। 1931-32 में VKRV राव द्वारा
प्रति व्यक्ति आय जो अनुमान लगाया गया था 62 रुपये। वही दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में प्रति व्यक्ति आय लगाया था, आय की अनुमान लगाई गई थी 20 रुपये। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है। किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार की रिकवरी ग्राफ दिखलाएगा? तो यह दिखलाएगा वी शेप्ड। ऑप्शन हो जाएगा ए, वी शेप्ड। नेक्स्ट है, सतत विकास का आधार क्या है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें सतत विकास की संख्या है 17, जिसमें सतत विकास का अर्थ ये होता है वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करना इस प्रकार ताकि आने वाला भविष्य पीढ़ी को कोई खतरा न हो, ये कहलाता है सतत विकास। तो सतत विकास का आधार जो है वो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट है, रजत रेशा क्रांति से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति का संबंध किससे है? रजत रेशा क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। ऑप्शन हो जाएगा बी, कपास उत्पादन से। कपास को उत्पादित होने के लिए जो मिट्टी प्रमुख होता है वो होता है काली मिट्टी। कपास उत्पादन के लिए फेमस है काली मिट्टी और उपयुक्त होता है काली मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात में कपास की खेती मेनली रूप से किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या है? तो अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की उच्च लागत और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। तीनों हो जाएगा, ये सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उपस्थित समक्ष चुनौतियां हैं। अपर्याप्त आधारभूत संरचना, पैकेजिंग की उच्च लागत तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या। ऑप्शन हो जाएगा डी। औद्योगिक नीति 1948। औद्योगिक नीति 1948 में उद्योग को मुख्यतः कितने श्रेणियों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 4 श्रेणियों में। ऑप्शन हो जाएगा ए, 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से और भिलाई यूएसएसआर के संबंध से दूसरी पंचवर्षीय योजना के में इसे स्थापित किया गया था। वही बात किया जाए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1964 में होता है। दूसरा में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की स्थापना होती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 56 से 61 तक इसका कार्यकाल होता है और यह जो होता है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। वही बात किया जाए पहली योजना, तो पहली योजना में कृषि को प्रमुखता दिया जाता है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है। हीराकुंड डैम बनाया जाता है और इसी समय जवाहरलाल नेहरू पीएम होते हैं तथा उन्होंने आधुनिक बांध को मंदिर की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे पूछा गया था राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, तो ये उसका हो जाएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना के समय। कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष बात किया जाए नीति का, तो नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका गठन 2015 में किया गया। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं पीएम नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हो जाएंगे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? मुगल काल में बिहार का व्यापार जो होता था एशिया, यूरोप और अफ्रीका सभी से होता था। ऑप्शन हो जाएगा डी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? स्वामी सत्यदेव ने। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज 100 क्वेश्चन और वीडियो को छोटा रखा गया जानबूझकर, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था। आगे से लंबा ही वीडियो आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था इसमें, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास नहीं किया गया है। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।